परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत-ए-हाल है, उसको बाकायदगी से आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है, आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। ऑनलाइन गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं और लाइव कॉल्स के ज़रिए से आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम ममालिक के जो हालात हैं उसके ऊपर। क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी बात कर रहे थे, क्या उसके ऊपर एप्लीकेशन उसकी होना शुरू हो गई है? उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। जो यूएई का मुआहदा सऊदी गासिब रियासत के साथ हुआ और उसके बाद कहा जा रहा है कि और अरब ममालिक की जो एक लाइन लगी हुई है, वो इसमें एक-एक करके जो है वो अपने खुफिया जो ताल्लुकात थे उनको बरमला करते चले जाएँगे, आश्कार करते चले जाएँगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके दूररस नताइज के ऊपर भी बात करेंगे जो खित्ते में पड़ने वाले हैं और उन नताइज के पड़ने के सबब जो है वो एक नई क्या सिचुएशन और एक नई क्या वेव जनरेट होगी, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के बयान को लेकर इसको भी अपडेट करेंगे और इन तमाम उमूर के ऊपर और खित्ते में भी जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन की तरफ भी देखेंगे, उसके किरदार की तरफ देखेंगे। अरबों के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को देखेंगे। अगर पाकिस्तान के साथ मामलात राहें जुदा होती हैं, हिंदुस्तान का किरदार क्या होगा? ये तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ जहतों के साथ अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँगे। हमारे साथ हमारे बेहतरीन मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जर्नलिस्ट अ, नासिर अब्बास शिराज़ी साहब। आप मरकज़ी रहनुमा हैं MWM के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह और आपका शुक्रिया कि इन इंटरनेशनल मौज़ूआत के ऊपर के जो इस वक्त बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं और पूरी दुनिया को मुतासर कर रहे हैं, आप लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने के लिए और एनालिसिस देने के लिए आप इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता है। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि मुहर्रम की बिल्कुल आमद है और तंज़ीमी उमूर के होते हुए आपने एक मरतबा फिर अहले बैत टीवी के लिए टाइम निकाला और पूरी दुनिया के जो मुस्लिफ़ीन जहान हैं, उनकी हिदायत के सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आपने जो है वो दोबारा अपना हिस्सा डाल रहे हैं माशाल्लाह। कि क्योंकि मोमिन जो है वो एक ज़िम्मेदार होता है और अपने वक़्त के हालात से बाख़बर होता है। तो ये एक बेहतरीन जो है वो एक मिल्ली और कौमी फ़रीज़ा है जो कि आप हमारे साथ इसको अदा करते हैं। जो ये नई डील हुई है जिसको कहा जा रहा है कि ये ताल्लुकात तो बहुत पहले से थे, इसको बरमला कर दिया गया। सऊदी रियासत के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसके अंदर पहल की है और पीछे और ममालिक भी इस क्यू के अंदर हैं। असल शाखसाना क्या है? इस वक़्त का इंतखाब क्यों किया गया? मामलात तो बगैर अनाउंस किए भी सारे चल रहे थे। सऊदियों की सारी ही ताबेदारी हो रही थी। इसको बरमला क्यों किया गया? इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त इन मौज़ूआत के ऊपर बात करना ये खुद एक इबादत है इंशाअल्लाह और आपके वसीले से अल्लाह हमें तौफीक दे रहा है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि जज़ाकल्लाह। ये इस मामले को आप अमेरिकन डील ऑफ द सेंचुरी के तनाज़र में भी देखें और जो आले सऊद और आले यहूद के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको भी देखें और आलम जी। इस्लाम और आलम कुफ्र की जो एक जंग जारी है जिसको HP हंटिंगटन ने भी इस्लाम वर्सेस द वेस्ट करार दे दिया और फुकुयामा ने भी तकरीबन उसी की तरफ बातचीत की है, उसको भी देखें तो फिर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जो आलमी इस्तेमारी पावर्स हैं वो इसराइल के मसले पर कितना ज्यादा सेंसिटिव हैं और इसराइल की सेफ्टी को अपनी सेफ्टी समझते हैं। इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए उन्होंने अपने अज़ाइम जो है वो खत्म नहीं किए हैं और सीरिया के अंदर उनका फेलियर या लेबनान के अंदर उनका फेलियर या इसी तरह बाज़ दीगर इलाकों के अंदर उनका जो फेलियर है उसने उनको सेटबैक तो बहुत बुरी तरह पहुंचाया है, लेकिन वो अभी भी अपने मजमूम मकासद से बाज नहीं आए चूंकि उनको उम्मत मुस्लिमा के अंदर से गद्दारों की सूरत में ऐसे हुक्मरान मुयस्सर हैं कि जिसकी वजह से उन्हें उम्मीद है कि वो मुसलमानों के दरमियान रिफ्ट भी पैदा कर सकेंगे, उनको डिवाइड और तकसीम भी कर सकेंगे और उनकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकेंगे और जो इस सेहुनिज्म के जो बानी हैं उनको और इस सेहुनी स्टेट को वो इन इलाकों के अंदर एक इम्प्रिंट जो है वो भी दे सकेंगे। तो ये एक बड़ी खतरनाक खेल है और हुँ। उसमें
चूंकि आपके इल्म में है कि इसका साथ साथ एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, वो कॉन्टेक्स्ट विद इन इसराइल नेतन्याहू को स्ट्रेंथन करने के हवाले से भी है, और वो कॉन्टेक्स्ट अमेरिका के फ्यूचर इलेक्शन के हवाले से भी है कि ट्रंप जो है वो एट एनी कास्ट दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना चाहता है, और उसके लिए वो हर तरह का गेम जो है वो प्ले करने के लिए तैयार है, और उसमें यकीनन कुर्बानी का बकरा हमारे ही खित्ते और इस्लामी ममालिक को ही बनना पड़ता है। बदकिस्मती से उन्हें उम्मत मुसलमान में से ऐसे गद्दार मिल गए हैं कि जो पहले छुप कर गद्दारी करते थे और वो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब ये हुक्मरान जो हैं वो एलानिया गद्दारी करने पर जो है वो तुल गए हैं। तो ये बुराई की बदतरीन किस्म होती है कि बुराई की एक किस्म ये है कि आप छुप कर करें तो जाहिर है उसके असरात कम है, सोसाइटी के ऊपर उसका इफेक्ट कम है, लेकिन जब आप बुराई को ओन करते हैं और उसको डिक्लेयर करके करते हैं तो फिर गोया आप अपनी एक पोजीशन ले रहे हैं, और फिर आप उसको बुराई समझते ही नहीं है बल्कि उसको एक अच्छाई के तौर पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ये एक बड़ा खतरनाक एलिमेंट होता है। क्यों यूएई ने पहल की, उसकी कई मल्टीपल रीजंस हैं। मैं ये भी कहूं कि बजाय मुमकिन है लोग ये कहते हो कि इनके दरमियान बड़ी वहादत है और ये जो गल्फ स्टेट्स हैं इनका एक इकट्ठा इस मौजू के ऊपर वो है, वो नहीं है। बाज औकात आप गुलामी में एक दूसरे से बढ़ जाने की बात करते हैं, इसका इम्कान भी मौजूद है कि इस रीजन के अंदर बहरीन में और सऊदी अरब में और यूएई में एक जंग जारी है कि, और ये जंग ये है कि कौन अच्छा गुलाम है, कौन अमेरिकन इंटरेस्ट को और इसराइली इंटरेस्ट को ज्यादा सर्व करता है और अपने मास्टर्स की तरफ से ज्यादा नंबर लेता है। तो उसमें जो पहल करेगा जाहिर है उसको थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मिल जाएगा। अलबत्ता ये पहल करना इस लिहाज से भी मोनार्कीज के लिए आसान है, अलबत्ता ये तीनों मोनार्कीज हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर जो बुनियादी फर्क है, बहरीन तो कोई स्टेट ही नहीं है। अगर मैं उसे एक दुनिया के ममालिक के तनाजर में देखूं, ना उसकी ज्योग्राफी, ना उसकी पॉलिटिक्स, ना उसका मसलन दुनिया के अंदर जो रोल है, बस वो एक बन गया है, वो तो एक मुल्क कहलाने के काबिल नहीं है। और उसको अगर सऊदी जो है वो सपोर्ट हासिल ना हो और उसकी तरफ से लैंड रूट जो वो हासिल ना हो, तो ये एक ऐसा जजीरा है कि जो जस्ट एक अमेरिकन ये तो वो खलीज फारस का 15वां सूबा है वो, जो कि पूरा अमारात से लेकर बहरीन तक जिसको शान खयानत करके और ईरान से जुदा किया था, और तंबे कूचक व तंबे बुजुर्ग, ये दो जो जजीरे हैं, इसमें 1 लाख फौज ईरान की आज भी दुबई के सीने के ऊपर बैठी हुई अंदर। वो उनसे कहते हैं वापस जाएं, वो कहते हैं कि हम वापस जाएं, ये तो पूरा हमारा है। पूरी अरब रियासत जो है ये यूएई है, यहां से लेके बहरीन तक, ये ईरान का 15वां सूबा है। लोगों को तारीख नहीं पता। देखिए ये दुरुस्त है, यूएई 70s के अशरे में डेवलप हुआ, और ये शायद वो वाहिद स्टेट है कि जिसके जो वहां के शयूख थे, जब इंग्लैंड वहां से जा रहा था, तो चूंकि ये इंग्लिश डोमेन के इलाके थे और उन्होंने एक अरसा इनके ऊपर रूल किया, तो ये उनकी उनकी मिन्नतें करते थे कि आप यहाँ से न जाएं और आप जो है वो यहाँ पर रहें ताकि आप हमारे प्रोटेक्टर जो है वो बन सकें। तो उन्होंने शक्ल चेंज की, लेकिन ये है कि वो फिजिकली गए, लेकिन प्रैक्टिकली वो और उनकी जो आइडियोलॉजी और उनकी जो आप कह लें सिस्टमेटिक ग्रिप है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब ये है कि अगर हम ये इस 3 ममालिक का कंपैरिजन करते हैं, तो सऊदी अरब के लिए बावजूद उस सारे मॉडर्निज्म के बावजूद उस सारी के सऊदी अरब के ऊपर एक मसला ये है कि सऊदी अरब में बहरहाल मुकद्दस मकामात है, आलमी इस्लाम की सेंसिटिविटी उन मुकद्दस मकामात के साथ है। लिहाजा जब आपने कोई इस तरह का बड़ा मकरू कदम उठाना हो, तो आप उसमें ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कि दुनिया के लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाए। बस इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर यूएई के लिए एक्सेप्टेबल हो गया, फिर बहरीन के लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा, फिर सऊदी अरब भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर ये दुनिया के लिए एक नई बात और एक शौक नहीं रहेगा, बल्कि ये एक बन जाएगी कि भाई ये तो रूटीन हो जाएगी, किस्म की चीज है, रूटीन की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो बात तय हो गई कि ये गुलामी में, हाँ, ये गुलामी में सबकत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बात साबित हो गई, और आपने इसको बड़े एहसन अंदाज से हमारे नाज़रीन के अज़ान तक पहुंचा भी दिया। अब बात ये हो रही है, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसको बरमला करने की, ये जो खुफिया ताल्लुकात थे और सारा काम चल रहा था, जहां से जितने तकफीरी मांगे जाते थे अरब रियासतों से दिए जाते थे, जिस मुसलमान मुल्क में अफरा तफरी के लिए खुदकश बम्बार चाहिए होते थे, यही ममालिक फंड भी करते थे। ये सारा मीडिया के ऊपर प्रूवन है, और यहां से लोग भी दिए जाते थे। हजाराहा लोग सऊदी दस्तावेजात के साथ इराक में पकड़े गए। ये तमाम चीजें पूरी दुनिया के सामने पर आया हैं। इस वक्त इन्होंने अपने खुफिया ताल्लुकात को आश्कार क्यों किया, और क्या स्टोरी आप इसके पीछे देखते हैं, बिहाइंड द सीन क्या है?
देखें, एक तो ये जो दौर है ना, इस दौर में ये एक अहम नुक्ता है। ये दौर अनकवर होने का दौर है। अच्छाई की कुव्वतें भी अनकवर हो रही हैं और उनके ऊपर जो डस्ट पड़ी है उनका अनकवर होना पॉजिटिव है। डस्ट पड़ी है किसी अच्छी चीज के ऊपर, जब डस्ट उतरती है तो वो चीज अपने खूबसूरत चेहरे के साथ नुमाया होती है। और इसी तरीके से जो बदी की कुव्वतें उन्होंने नकाब ओढ़ा होता है ताकि अपना असल मकरू चेहरा छुपाएं और अपना वो चेहरा जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं, ताकि दुनिया उनसे फरेब खाए, धोखा खाए। दोनों के लिए ये जो दौर है ना, ये अनकवर होने का दौर है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये क्लियर हो गया है कि वो कौन है। इसराइल एक मेयार है, जैसे कहते हैं ना मेयार हक, कि जो फलस्तीन की सपोर्ट करेगा और इसराइल की मुखालफत करेगा वो यकीनन हक पर खड़ा है, और जो इसराइल के साथ खड़ा है और फलस्तीनियों के साथ जो है वो खयानत कर रहा है तो वो यकीनन बातिल है। तो ये इस लिहाज से एक डिसाइसिव फैक्टर है ये जो इस पूरे खित्ते के अंदर मसला फलस्तीन और इसराइल जो है। लिहाजा आप इसको इस तनाजर के अंदर देखें कि एक जी वक्त जान। में आलमी डिप्लोमेसी यूं होती थी कि यूं बयान किया जाता था कि डिप्लोमेटिक कवर्स के अंदर बातें की जाती थी, एतराजात भी डिप्लोमेटिक कवर्स के अंदर होते थे, जंगें भी बिल्कुल डिप्लोमेटिक ठीक है। कवर्स के अंदर होती थी। ये कल की बात है। अमेरिका अफगानिस्तान जंग में इन्वॉल्व हुआ किस नाम के ऊपर कि मैं यहां पर अमन कायम करना चाहता हूं और तालिबानाइजेशन का खात्मा करना चाहता हूं। अमेरिका इराक के अंदर आया इस बुनियाद पर कि यहां पर एक डिक्टेटर का खात्मा करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है वो इंसानी हकूक की जो है उनको पामाली को रोकना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ये नारे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया, अबू गराब जेल बनाई, लोगों को मारा, कितने लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया, वो एक अलग कहानी है। आज की जो दुनिया है उसमें जब अमेरिकन इंपीरियलिज्म या उसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ ट्रंप ये नहीं कहता, हत्ता उसे जब सऊदी अरब से पैसे लेने हैं या सऊदी किंग को जब उसने ब्लैकमेल करना है तो वो ये नहीं कहता कि किंग की हम जरूरत है लिहाजा ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है और उन्हें हमें पे करना चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल बाजारी जबान इस्तेमाल करते हुए साफ है। ओपन होकर ये कहता है कि वो किंग यू कांट सर्वाइव विदाउट अस इवन फॉर अ वीक, यू हैव टू पे फॉर दैट। जैसे रैंसम मांगते हैं, जैसा कि प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स जो है ना, तकरीबन यही लैंग्वेज उनकी इस्तेमाल होती है। शहीद कासिम सलमानी ने तकरीबन इसकी तरफ बहुत वाज़ेह इशारा किया था, वो गैम्बलर ट्रंप को ये कह के कि तुम ये समझते हो, और उन्होंने भी उसको उसका जो जवाब जो है वो भरपूर आ तरीके गई से है, दिया था। तो ये आ गई है अमेरिकन खुमारबाज। इस्तेमारियत और वो हम्म। अनकवर हो रही है। इसराइल का भयानक चेहरा अगर पहले किसी के लिए उतना अनकवर नहीं था तो वो अनकवर हो रहा है। इसराइल के हिमायती वो अनकवर हो रहे हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि हम अरब काज के ऊपर या मुस्लिम काज के ऊपर आपके साथ खड़े हैं और ये हम जो है ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। नहीं, अब सारी दुनिया को वाज़ेह पता चल गया कि आप तो इसराइल के साथ खड़े हो, तो वो कौन सा मिलिट्री अलायंस होगा जो इसराइल की सपोर्ट करने के लिए होगा और इसराइल को कबूल करने के लिए होगा। तो ये अनकवर हो गए हैं, इनके आका अनकवर हैं, ये इलाकाई हवारी उसके इस्तेमाल के अनकवर हैं। और दूसरी तरफ जो डस्ट पड़ी हुई थी इनकलाब के ऊपर, रेवोल्यूशनरी लोगों के ऊपर, कभी उनको शिया कहा जाता था, कभी उनको फिरका परस्त कहा जाता था, कभी उनको जो है आइसोलेटेड लोग कहा जाता था, कभी उनको फेल्ड स्टेट कहा जाता था, कभी उनको रोग स्टेट कहा जाता था, कभी उनको जो है वो सेंटर ऑफ या एक्सल ऑफ इवल कहा जाता था। आज उन्होंने भी साबित कर दिया है कि ना वो वीक हैं ना वो इवल हैं, इवल के मुकाबले में वो खड़े हैं। उन्होंने सीरिया में इनको शिकस्त दी है, इराक में इनको शिकस्त दी है, लेबनान में इनको शिकस्त दी है, यमन में इनको शिकस्त दी है। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और ये हर नए चैलेंज के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। और इस मौजूदा चैलेंज के अंदर भी कि जो ये तय किया गया, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इस डिसीजन के अपने अहदाफ हैं। इसके मुताबिक सही। मुस्लिम दुनिया में अपने एजेंट्स के जरिए से इसराइल को तस्लीम कराना, फिर उसके बाद इसराइल को एक्सटेंड कराना है। देखिए इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। जब आप किसी मुल्क अच्छा, को यहाँ पर तस्लीम कर यहाँ लेते पर हैं, उसके साथ मिलिट्री यहाँ टाइज पर ये बनाते कह रहे हैं, हैं कि उसके साथ जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एनेक्सेशन को रोककर हमने ये मुआहिदा किया है। झूठ पर एक और झूठ बोल रहे हैं। एनेक्सेशन एनेक्सेशन होती तो गरब उर्दन का छोटा सा हिस्सा जाता, पूरा खित्ता अरब उठा के उसकी झोली में डाल दिया, कहते हैं एनेक्सेशन रोक दी। देखिए देखिए इसराइल खुद एक एनेक्सेशन है। इसराइल नामी कोई कंट्री दुनिया के अंदर वजूद नहीं रखता था। ये मकबूजा फलस्तीन है, इसराइल नहीं है। ये इस कब्जे को लेजिटिमाइज करने की सहूनी साजिश है जिसमें ये लोग उसके तो साथ अगर शरीक हैं। आज अगर ये क्या नारा के आले सिर्फ सऊद और आले यहूद भाई भाई हैं, ये प्रूव्ड हो रहा है। उसके बाद क्या आप ये सिर्फ देखिए कि इसराइल ने सिर्फ फलस्तीनी जमीन अनेक्स नहीं की है, नहीं, उन्होंने एक लेबनीज जमीन सेकंड। अनेक्स की है जी। हाँ नहीं, क्या सिर्फ इसराइल मकबूजा फलस्तीन है या सऊदिया भी मकबूजा हिजाज है?
ये दोनों भाई हैं ना। लेकिन मैं पहले पहले उसको कवर करूं, फिर इस पे हाँ, बात करता हूं बिल्कुल ठीक है। कि इस अच्छा अच्छा, अब इसराइल ने दूसरी दूसरी लबनानी सरजमीन दूसरी के ऊपर चीज, भी कब्जा किया हुआ दूसरी है। चीज इसराइल ने, दूसरी चीज आगा साहब, जी जी दूसरी चीज आगा साहब, बड़ी माजरत, दूसरी चीज जहां पर भी बात होगी ना तो आले सयून कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि लंदन वगैरह में जब भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई जाती है तो यहूदी कम्युनिटी से बहुत सारे लोग आते हैं और हक की बात करते हैं, सच बोलते हैं और जालिम को जालिम कहते हैं। तो इसराइल को जो हम बात करेंगे वो हम उस उनके मजहबी तारुफ से नहीं करते, हम हमेशा सहयूनी तारुफ से करते हैं, जालिमाना तारुफ से करते हैं। उसमें चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो जालिम है उसको जालिम कहेंगे और जो मजलूम है उसको मजलूम कहेंगे। तो हम किसी के मजहब पे हमला नहीं करेंगे, आले सहयून कहेंगे, क्योंकि वो किसी मजहब की नुमाइंदगी नहीं करते, गुंडागिरी हो रही है। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि हम यहूदी पूरी दुनिया के अंदर हैं, यहूदी ईरान के अंदर भी हैं, यहूदी अरब कंट्रीज के अंदर भी होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसी सरजमीन की बात कर रहे हैं जिसे उनके मालिकों से जो है वो जबर के छीनी जरिए गई। से छीना गया है, उनको उनकी सरजमीन से सही बेदखल किया गया है। वहां पे सही। जितने लोग वहां पर मौजूद हैं वो एक आइडियोलॉजी के हामिल हैं, जो एक मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि एक इंतहा पसंद एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि बाज़ एग्जैक्टली। औक़ात लोग दाइश को मुसलमान कहते हैं, अगरचे उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उनको मुसलमानों के खाते में काउंट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक सहूनी रजीम जो है, ये यहाँ पे उसके जितने लोग हैं दरअसल एक खास मकसद के लिए यहाँ पर हैं और उस कब्जे को लेजिटिमाइज करने के लिए यहाँ पर हैं। तो कम अज कम इस सरजमीन पर मौजूद वो लोग जो इस सहूनी रियासत की हिमायत करते हैं और उसके साथ खड़े हैं, वो एक ही कैटेगरी के अंदर काउंट हो गए। अगरचे ये बात बहुत वाज़ेह है कि हम किसी भी मसलब के खिलाफ बात नहीं करते और किसी भी मजहब के ठीक है, खिलाफ बात नहीं करते, ये हमारी अपनी आइडियोलॉजी के सही है, खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा जब एनेक्सेशन, हम इसराइल की एनेक्सेशन, बात कर रहे होते हैं, या हाँ, तो हमारे एनेक्सेशन लिए पे ये आते हैं। बात कैलिब्रेशन क्लियर होनी चाहिए। सेकंड ये है कि इन्होंने एनेक्स की है लेबनान, लेबनान ने उनको रिस्पॉन्ड किया है और लेबनान अभी भी उसके बाद इलाके इनके कब्जे में है और उन्होंने ये अहद किया हुआ है कि उन्होंने ये अपने इलाके वापस लेने हैं। इन्होंने गोलान हाइट्स एनेक्स की हुई हैं, अभी तक गोलान हाइट्स के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये इलीगल सूर्या एनेक्सेशन है, उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया है। इसी तरह उन्होंने जॉर्डन की ये जो गरब उर्दन का मगरबी किनारा है उसमें ये इतनी ज्यादा यहूदी बस्तियां हैं, तकरीबन हजारों की तादाद में यहूदी बस्तियां हैं, सहूनी बस्तियां हैं जिसको आप कहें, अलबत्ता उन्होंने खुद इसको ये इसी तरीके से एलिब्रेट करते हैं। ये बस्तियां भी सारी की सारी इलीगल एनेक्सेशन है यूनाइटेड नेशन की अपनी करारदादों के तहत, और ये भी अभी तक सही। उनके कब्जे में है। उन्होंने इनको भी विड्रा करने का ऐलान नहीं किया है। और इसी तरीके से किसी एक चीज से भी, किसी एक कब्जे से भी इसराइल ने पीछे हटने का ऐलान नहीं किया है। मैं यानी यूएई जब ये बात कहता है तो ये बात यूएई को नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि ये बात कम अज कम इसराइल से सामने आनी चाहिए थी, या फलस्तीनियों को ये गवाही देनी चाहिए थी कि जनाब ये चीजें हमें वापस मिल गई हैं, ये इलाके हमारे ओपन हो गए हैं और चले। बिल्कुल सही बात, ये एक कीमत है जो आपने ली है, कोई कीमत नहीं ली है, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। बल्कि वो ऑपरेशन जो पहले कोवर्ट थे अब वो ओवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसका अच्छा, बल्कि एक फायदा भी है, जब कोई एक्सपोज हो जाता है तो फिर वो काम जो पहले खुफिया कर रहा था वो नहीं कर सकता, फिर वो उस तरह की सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं हो रहा था, फिर वो अपने आप को कोई न्यूट्रल स्टेट कहलवा नहीं सकता है। और इस वक्त ये इस पूरे खित्ते में देखें एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। जब आप यूएई को ओपन करते हैं इसराइल जैसी नाजायज रियासत के लिए, तो आप रास्ता खोल रहे हैं बिल्कुल इस एरिया में, जिस एरिया से चाइना के तेल के रास्ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के रास्ते हैं, ईरान के यहां पर रूट्स हैं। आप यहां पर आकर पाकिस्तान की यहाँ पे मुख्तलिफ, पाकिस्तान जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और उसके आइडियोलॉजी के अंदर है और उसके ऊपर उसके जो जिसको पासपोर्ट कहते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसराइल के लिए कारामद नहीं है, हम उसको एक मुल्क ही तस्लीम नहीं करते। इस रीजन के अंदर जब इसराइल की लीगल एक्सेस हो जाएगी, पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में है दुबई, दूसरी तरफ खलीज ओमान क्रॉस करे तो ईरान वाली साइड बिल्कुल क्लोज है, ये तो सामने आमने सामने शायद लाइट्स भी उनकी एक दूसरे को नजर आती होंगी। तो ये जो कैफियत ऐसी है कि यहाँ पर इसराइल को एक्सेस देना इस खित्ते में एक बहुत बड़े इंतशार को जो है वो आगाज करने के मुताबिक है, क्योंकि आगा साहब ये सब जानते हैं। हाँ, और क्योंकि ये सब जानते हैं कि सफारतकार नहीं आएंगे। लैंड रूट है सऊदी अरब के लिए, यहां से लैंड रूट है मक्का और मदीना के लिए, ये
इन इंतहा पसंद सहूनियों को एक्सेस दी जा रही है इन मुकद्दस सरजमीन तक रस्ते की। इनके आपस के अंदर जो है वो इवन जिस तरह की टाइज हैं इन गल्फ स्टेट्स के अंदर, तो इनके लिए तो पासपोर्ट और वीजा नहीं है। लिहाजा जब ये टाइज आपकी इनकी इसराइल के साथ ओपन हो जाएंगी तो ये एक्सेस जो है ये पूरे अरब एरिया के अंदर फैल जाएगी और इस जरिए से इनको मुकद्दस सरजमीनों तक एक्सेस हासिल हो जाएगी। हमें इमीडिएट स्टेप को नहीं देखना, हमें अल्टीमेट टारगेट को देखना है कि जो टारगेट इन्होंने इससे हासिल करना है। ये एक बहुत खतरनाक गेम हो रही है। इस पे पूरी उम्मत मुस्लिमा को उसकी लीडरशिप को स्टैंड लेने की जरूरत है। उम्मत करे क्या आगा साहब, उम्मत करे क्या? देखिए अब इस वक्त एक पूरी कौम गायब है। अभी मैं कहूंगा तो लोगों को फिर अजीब सा लगेगा, मगर जो हकीकत है वो है, वो मुल्ला जो इनके जबानें खुश्क हो जाती थी, हलक सूख जाते थे हाउस ऑफ सऊद की चमचागिरी करते करते के वो जी मक्के और मदीने पे हमला हो रहा है। हौसियों ने अगर जिहाद शुरू किया तो इन खाइन और इन गासिबों के खिलाफ किया। मक्का मदीने से क्या ताल्लुक उसका? इनके गले सूख रहे। अब वो पूरी कौम गायब है, वो कोई नजर ही नहीं आ रहा, ना सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं ना कहीं पे दिख रहे हैं, वो नजर ही नहीं आ रहे। जिनके गले सूखे हुए थे आले सऊद की जो है वो उनके हक में बोल बोल के, अब वो नजर नहीं आ रहे। अब कुछ फरमान सादिर करें तो ये मामलात हैं, ये बड़े भयानक हैं कि जो मजहबी तबका था वो इस वक्त गायब है और जो मोतदिल हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि लैंड रूट है और उनका एक्सेस हो जाएगा तमाम मजहबी मुकामात तक, तो आगा साहब वो सारा उनका एक्सेस तो पहले भी था, अभी ओपनली और होगा। जब एम्बेसीज खुलेंगी तो सिफारतकारों के रूप में क्या सिफारतकार ही आएंगे? दुनिया जानती है इराक के अंदर सिफारतकारों के रूप में जो है वहां पर जो लोग आए उन्होंने आकर सियासतदानों को भी खरीदा, आर्मी के लोगों को भी खरीदा, साफियों को भी खरीदा और जो दहशतगर्दी कराई इराक को खून में नहला दिया। क्या अगला हदफ यूएई और ये अरब ममालिक बनने जा रहे हैं? इसराइल के इस हवाले से रोशनी डालें। देखिए चीजों को बिल्कुल उनके कुल्ली कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की जरूरत है और रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की जरूरत है। अनकवर, जैसा मैंने कहा कि ये भी अनकवर होना कि ये जो खुद को खादमे अरमैन शरीफैन कहते थे ये खायन अरमैन शरीफैन है, ये वाज़ेह हो रहा है। इसी तरीके से जो खुद को उम्मत मुस्लिमा के खादम कह कह के नहीं थकते थे और पाकिस्तान में उनके और दुनिया के अंदर उनके रेड कार्पेट इस्तेकबाल होते थे, मेरे ख्याल है वो भी जब अनकवर हो गए हैं तो अब उनकी भी दुनिया के सामने हैसियत जो है वो खुल गई है। हमें किसी और से गर्ज नहीं है, हमें पहले मरले में उम्मत मुस्लिमा से गर्ज है। उम्मत मुस्लिमा के अवाम बाहमियत हैं, बागैरत हैं और उनके अंदर शदीद जज्बात हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो लीडरशिप जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा करना होता था तो उनके पास सबसे बड़ा बहाना यह होता था कि इसकी साबका बीवी यहूदी है। यानी यहूदियत या सेहुनिज्म को एक ऐसा उन्वान बना लिया जाता था कि उसकी सेहुनियत को आप निशाना बना के आप उसकी पूरी पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको डिफेम कर देते थे। ये आपके लिए एक ऐसा पॉइंट था कि जिसको आपने कहना है उसको आप इसराइली एजेंट कह दे तो उसका आप समझते थे कि आपका सियासी उसका मुस्तकबिल खत्म कर देंगे। तो आज तो लोग ऐलान कर रहे हैं कि हाँ हम इसराइली एजेंट हैं, हाँ हम उनके साथ हैं। तो अभी तो इम्तिहान है कि पता चले कि आप किसी आइडियोलॉजी के साथ थे या आप जो है वो खरीदे हुए थे। जब खरीदने वालों का जो आपके आका थे जिनके आप ज़ेनी गुलाम हैं, जब तक उनका मफाद ये था कि आप इसराइल के हवाले से स्टैंड यूं लेते रहे तो आप यूं लेते रहे, और जब उन्होंने अपना बिकना एंडोर्स कर लिया और कबूल कर लिया तो अब आप भी अपना बिकना जो है वो कबूल कर रहे हैं और आपके ज़बानें जो हैं वो सी गई हैं और आपके मुंह से जो है वो बात नहीं निकल पा रही। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पता चल गया है कि सन ऑफ द साइल कौन है और बैनुल अक़वामी एजेंडे के ऊपर कौन है। हमें पता चल गया है कि आलमे इस्लाम के साथ और उम्मत मुस्लिमा के साथ, और जैसे पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ अटैच कौन है और बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत या इनके आलमी इस्तेमाल और उनके एजेंडों के एजेंडे वाले लोग कौन है। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर ये इंशाअल्लाह ताला ये भी बेनकाब होंगे, पाकिस्तानी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की अवाम जो है वो इंशाअल्लाह खड़ी होगी। और असल चीज ही अवाम है इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि मुख्तलिफ जगहों पे आपने तब्दीलियां देखी, आप यहाँ पे भी तब्दीली देखेंगे। मैं समझता हूँ ये वो स्टेप है
कि सबसे ज्यादा मजबूत किंगडम अगर किसी को समझा जाता था तो वो यूएई की किंगडम को समझा जाता था। अब एक ऐसी गहरी रिफ्ट इनके अंदर आएगी जिसका इनको अभी अंदाजा ही नहीं है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इनके अपने ही अवाम में, इनकी अपनी ही फैमिलीज के, इनके अपने ही खानदानों के अंदर एक तकसीम जनरेट होगी। ये ऐसा ही है जैसे आज से कुछ अर्सा पहले आले सऊद के बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन आज सारी दुनिया देखती है कि कैसे उनके यहाँ सोसाइटी की तमाम लेयर्स तकसीम हो गई है, डिसीजन मेकर तकसीम हो गए हैं, रॉयल फैमिली तकसीम हो गई है। जी जी। अभी तो ये एम्बेसीज खुलेंगी और उसमें जो माहिर आएंगे, उसमें जो शातिर आएंगे, वो अपना काम भी तो दिखाएंगे ना, वो भी तो अपना हाथ साफ करेंगे ना। जिनको ये मेहमान बन के बुला रहे हैं वो आकर कोई वीजों के ठप्पे लगाने थोड़ी आ रहे हैं, वो आकर वो काम करेंगे कि इनकी समझ में नहीं आएगा कि साथ बैठा हुआ आदमी हमारा है या इसराइल के साथ बिका हुआ है। वो आके अपना काम करेंगे, वो काम करना जानते हैं अपना। बहरहाल बहुत तेजी से आगे गुजरेंगे क्योंकि वक्त कम है और हमें शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान पे भी जाना है और उनके फ्यूचर के ऊपर भी बात करनी है। थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट में और देख रहा हूं इसको, मैं इस हवाले से भी देख रहा हूं कि ये जो फौरन तेजी के साथ इन तमाम अरब ममालिक को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया कि सब इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और इन तमाम ताल्लुकात को आया कर दें, इसका मैं एक पस मंजर और भी देख रहा हूं कि जिस वक्त बैरूत में धमाका हुआ है तो लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने जो है वो जो रिस्पॉन्ड किया है वो बड़ा ही जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया है, बहुत ही खौफनाक रिस्पॉन्ड है सहूनियों के हिसाब से। उन्होंने जज्बात में आके कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो खामोश रहे। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक वीडियो लिंक के ऊपर तकरीर की सैयद हसन ने, और उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगरचे सहूनियों का हाथ इसमें शामिल हुआ तो उनको जबरदस्त किस्म का मजा चखाया जाएगा। अब अगर ये और ये साबित अगर हो जाता है और वहां से हमला शुरू होता है तो मुझे लगता है कि कहीं वो इस हमले से पहले इन अरबों को लाकर कुर्बानी का दुम्बा बनाना चाहते हैं। इस हवाले से इनके साथ ताल्लुकात आश्कार कर कर एक ग्रेटर अलायंस बनाकर हिजबुल्लाह के सामने लाना चाहते हैं ताकि मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो, हमारे लोग ना मारे जाएं, इनको इनसे बढ़ा दिया जाए, शाम के ऊपर एक मरतबा फिर चढ़ाई कर दी जाए ताकि वो पूरा शामात है यानी लबनान, जॉर्डन, ये उर्दन और ये आपका सूरिया, ये सारे शामात है, तो वो फैल जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसका एक उन्सर, एक रुख ये भी है। देखें, इस वक्त इसराइल को एक ब्रीथिंग स्पेस चाहिए। तसलसल के साथ ये बात आ रही है कि वो इसराइल जो गजा की पट्टी में नहीं लड़ सका, वो इसराइल के जो हमास जैसी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं लड़ सका, वो इसराइल के जो लेबनान की हिजबुल्लाह के साथ जंग में शदीद बड़ी शिकस्त से दो-चार हुआ, और वो इसराइल के जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल गेम प्लान के बावजूद सीरिया के अंदर अपना इम्प्रिंट क्रिएट करने में नाकाम हुआ। तो ये जो मुसलसल नाकामियां हैं और फिर आगे फ्यूचर नाकामियां भी आपके माथे पे लिखी हैं कि एक अभी इंशाल्लाह ये चीजें भी अनकवर हो जाएंगी कि क्या हुआ लेबनान के अंदर। लेकिन जहां तक ये वाज़ेह है वो वाज़ेह है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट का जहाज वहां पर खड़ा था ये बुनियादी तौर पे किसी सऊदी शहजादे से रिलेटेड है, और इतने अरसे से यहाँ क्यों खड़ा था ये भी मालूम है कि ये जो पोर्ट है ये तकरीबन साद हरीरी के लोग जो है वो ऑपरेट करते थे, और उनकी जो नेक्सस है वो सऊदीज के साथ बड़ा क्लियर है। और फिर आपके इल्म में है ये कि अगर ये मालूम हो जाए कि इसके अंदर कहीं इसराइल और ये लोग सारे मिलकर शरीक थे और इनका टारगेट जो है वो लेबनान को एक बहरान का शिकार करके फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करना था, तो मकरूह व मकर अल्लाह, वो उसमें नाकाम हुए हैं। और लेबनान की एक खूबी ये है कि लेबनान हर क्राइसिस के बाद ज्यादा इंटीग्रेट होता है। सिविल वार के बाद और ज्यादा इंटीग्रेट हुआ, 2005 हिजबुल्लाह वार के बाद और ज्यादा इंटीग्रेट हुआ, और जो रेजिस्टेंस के लोग हैं वो हर बहरान के बाद और ज्यादा कभी तर होते हैं। तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही हो रहा है और ये साजिश भी इनकी नाकाम हो गई। और अगर ये प्लान पकड़ा गया तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि लेबनान के अंदर इसकी डिटेल सामने आने के बाद नफरत की फिजा अवामी सतह पर क्या होगी इसराइल के लिए और इसराइल के इन अरब हवारियों के लिए। लिहाजा अच्छा, सऊदीया अगर बरामद होता है, अगर सऊदीया बरामद होता है, सईद हसन ने सोहनियों को तो धमकी दे डाली संगीन नताइज की, अगर सऊदी शहजादा बरामद होता है तो सऊदीया के साथ क्या यही रवैया अख्तियार करेंगे या सिर्फ जो है वो अवाम को बेदार करेंगे? क्योंकि वो बहरहाल वहां की अवाम वो बड़े हकीम लोग हैं, उन्हें पता है
कि कुछ लोग होते हैं जो बातों के भूत हैं, लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते, वो इसराइल है। और कुछ वो हैं कि जिनकी ये पोजीशन ही नहीं है कि वो अपने आप को एक भूत कह सकें, वो जस्ट एक हवा है, एक बस एक फिजा है, वो फिजा फौरी खत्म हो जाती है। इनकी जब लोकल स्पोर्ट्स खत्म हो जाएंगी तो इनकी बिल्डिंग तो धड़ाम से गिर जाएगी। इनका लबनान के अंदर जो इंटरेस्ट है वो इनके गले पड़ जाएगा। लबनान के शिया और लबनान के अहले सुन्नत और लबनान के ईसाई इनको जेर सवाल लाते हुए नजर आएंगे। वो लबनानी हैं, उनके अंदर लबनानी स्पिरिट बहुत कवी है, वो बहुत ज्यादा अपनी सरजमीन के साथ अटैच हैं, उनका रद्द-ए-अमल देखने वाला होगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़े चेंज को जो है वो मटीरियलाइज करेगा, जो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस के हक में जाएगा। दूसरा ये है कि जाहिर है जब आप एट होम किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो आप उसको फॉरेन पॉलिसी के जरिए से कवर करते हैं कि देखो हमें ये हिमायत मिल रही है, हमें ये इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही है, हमें ये इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है, और उस जरिए से अपने अपने जो मुल्क के रहने वाले लोग हैं उनको आप इत्मीनान जो है वो दिलाने का सबब बनते हैं और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत रखते हैं। तो जाहिर है उसके लिए कुर्बानी का बकरा बना है पहले मरले में यूएई। अब मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बताऊं, देखें अल्लाह भी ये कहता है कि ये जो आपस में तुम्हें इकट्ठे नजर आते हैं, मफहूम है, ये इकट्ठे नहीं है, बल्कि ये आपस में भी एक दूसरे के साथ जो है वो शदीद इख्तलाफात रखते हैं। आप देखें कि यमन के अंदर ये मिलकर जंग में आए, लेकिन यमन के अंदर कितनी शदीद लड़ाई हुई है सेपरेटिस्ट में, जिनको यूएई सपोर्ट करता है, और मंसूर हादी की फौजों में जिनको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। और वो जंग अभी भी जारी है, और बहुत सारे एरिया के ऊपर जो है वो इन सेपरेटिस्ट ने कब्जा किया है और दूसरों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सरकारी बिल्डिंग के ऊपर कब्जा किया है, एक दूसरे की करेंसीज के ऊपर कब्जा किया है, स्टेट बैंक्स के ऊपर कब्जा किया है, एक दूसरे के ट्राइब्स लूटे हैं, रेप्स किया है, मर्सनरीज को मारा है। तो पता चल गया है कि ये बज़ाहिर आपको इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये इकट्ठे नहीं है। ये गुलामी की जो दौड़ है ना कि भाई मैं अच्छा गुलाम हूं, इसके अगले मराहल बड़े खतरनाक होते हैं। अगले मराहल में आपको जूता दिया जाता है कि अब अपनी बैत के लिए इस जूते को और इसके तलवे को चाटो, और यहां पर आपको जब बैत करनी पड़ती है तो फिर आपकी सारी हमीयतें और गैरतें जो है वो खत्म हो जाती हैं, और यही कैफियत आपको इस सरजमीन के अंदर नजर आएगी। ये एक नई अरब रेनेसेंस को जन्म देगा जो इस पूरे रीजन के अंदर एक तब्दीली की फिजा लेके आएगा। अच्छा, कहीं इससे दोबारा जो है वो एक नई अरब बहार तो नहीं शुरू हो जाएगी जो एक हुई और उसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया, उसको अमेरिका ने हाईजैक कर लिया, कहीं ये उसकी सेकंड वेव तो नहीं है? देखिए मैं तो उसको रेनेसेंस ही कहता हूँ, रेनेसेंस वेव कहता हूँ, और ये बिल्कुल रेनेसेंस वेव आएगी जब आप इस तरह के इकदामात करेंगे। तो मुझे बताएं कि ये जो अरब अवाम है बुनियादी तौर पे बड़े बागैरत और बाहमीयत अवाम है, इनकी फलस्तीन के साथ, फलस्तीनी अरबों के साथ, फलस्तीनी सरजमीन के साथ कमिटमेंट बड़ी गहरी है। और ये चूंकि मीडिया वहां पर स्टेट कंट्रोल्ड है, और मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो है वो सादगी की वजह से, बहुत सारे लोग जो है वो मीडिया ना होने की वजह से ये इस वहम का शिकार हो कि नहीं हम जो है वो एक डेवलप स्टेट बनना चाहते हैं ताकि हम फलस्तीनियों की मदद कर सके। अब उनके लिए क्लियर हो गया है, अब उनकी टाइज इस तरह साथ नहीं होगी, ये लोग जरा खरीद नहीं है। तो ये एक बड़ा गहरा आप कह लें फॉल्ट लाइन जो है वो इन कंट्रीज के अंदर जिन्होंने अपने आप को इसराइल के साथ पोजीशन करने का फैसला किया है, ये इनके अंदर डेवलप हो चुकी है। दूसरा यह है कि इनका मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ अटैच है। मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में ये कहा था कि सऊदीज का मुस्तकबिल इसराइल के साथ है, लिहाजा वो ऑल आउट जाएंगे इसराइल को सेफ गार्ड करने के लिए। बस अगर इसराइल डिके का शिकार होता है या इसराइल टूटता है तो उसके टूटने का आपके ज़हन में मुमकिन है ये नतीजा हो कि वहां फलस्तीनी जो है वह एम्पावर हो जाएंगे और फलस्तीनी रियासत डेवलप हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि वो सारे कि जो इसराइल की हिमायत की बुनियाद पे वो ममालक और वो रजीम्स खड़ी हैं, वो भी जो है वो बदतरीन बहरान का शिकार होगी और दुनिया एक नई तब्दीली को महसूस करेगी। उसकी बुनियादें इस अमल से रखी गई हैं और इसके असरात बड़े देर पा होंगे लेकिन बहुत गहरे होंगे। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया, जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और बाकायदा पाकिस्तान के सर को फख्र से बुलंद कर दिया गया। उसके बाद सऊदीया की तरफ से काफ़ी शदीद गुस्से का इजहार किया गया और डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं बोली गई। और जो 70 साल हमारे रिलेशन है जिसमें हम बड़े कुर्बान होते चले आए हैं,
आले सऊद को जो है वो हाउस ऑफ सऊद की नौकरी करते करते, मगर उसको कहते हैं कि हम जो है वो मक्का और मदीना की हिफाजत करने वहां गए, हालांकि अपने आकाओं के महलों की हिफाजत करने गए हैं, उन अय्याश शहजादों की हिफाजत करने गए। इन तमाम चीजों के बाद कमर जावेद बाजवा साहब, हमारे इज्जत माब आर्मी चीफ साहब, जाते हैं। उसके बाद क्या स्टोरी है? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी वजारत बचा पाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सऊदी जो है वो उनको अब दोबारा इस वजारत पर देखना पसंद करेंगे, अगर ताल्लुकात पाकिस्तान के दोबारा पटरी पे आ जाते हैं तो। देखिए, मेरी निगाह में अगरचे मुझे शख्सन शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिलाकर वो एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक बड़े स्ट्रांग मुल्क के, जिसकी करोड़ों की आबादी है, जहां इस्लामी नजरियाती एलिमेंट बड़ा गहरा है और जिसकी फ़लस्तीन के साथ वाबस्तगी भी बड़ी गहरी है, और या इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है कि आप जितनी एक मुद्दत तक तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो रिश्ते दीवार के तौर पे सामने आ जाता है और फिर आपको नेशनल इंटरेस्ट में या किसी की ज़हनी और फिक्री गुलामी में से किसी एक चीज को कबूल करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना डिसीजन या अपने वर्डिंग नहीं है, ये वजारत खारजा और पाकिस्तान के डिसीजन मेकर की नेशनल डिसीजन मेकिंग का एक इजहार है, और थ्रू वजारत खारजा है, वजीर खारजा है, और वजीर खारजा जिसको टास्किंग होती है, इन्हें टास्किंग है कि वो कश्मीर का मसला उठाएं, इन्हें टास्किंग है कि वो कश्मीर के लिए आलमी हिमायत लें, इन्हें टास्किंग है कि वो अरब कंट्रीज के अंदर ओआईसी के हवाले से लॉबिंग करें। जब हर जगह आपकी कश्मीर के लिए लॉबिंग के मुकाबले में, आपकी आलमी इस्लाम के अंदर लॉबिंग के मुकाबले में खुद ये इस तरह के ममालिक आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि मसला अमेरिका या इसराइल या मसलन जो हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि बुनियादी मसला खुद ये लोग हैं कि जो ओआईसी को भी यरगमाल बना चुके हैं और ओआईसी से आलम इस्लाम के मफाद की बात होने ही नहीं देना चाहते। तो बिलाखिर फिर आपके पास कोई और चाराकार नहीं रह जाता कि किसी जगह इसको एलिब्रेट करें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले एलिमेंट को और कंट्री को जो वो बयान करें। ये एक बात है। सेकंड ये है कि आप बेचैनी का अंदाजा इससे लगाएं कि ये मामला इतना सादा भी नहीं है, अगरचे बहुत संजीदा नहीं है तो इतना कम संजीदा भी नहीं है कि उसके बाद पाकिस्तान में सऊदी सफीर इस तरह मुतहर्रक हुआ है कि वो गवर्नर से जाके मिल रहा है, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल एंटिटीज से जाके मिल रहा है, और वो उन लोगों से मिल रहे हैं जिनका एक एक्सट्रीमिज्म का जो है वो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है। और इसका मतलब ये है कि वो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में उन एक्सट्रीमिस्ट तबकात को भी पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करें, जिसका आपको इस मुहर्रम के अंदर अभी एक जो तनाव है फिजा के अंदर, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा, और अभी जो कुछ अर्सा पहले फिजा बनाई गई है उसमें भी आपको उसका अंदाजा हो सकता है। फिर ये है आर्मी चीफ वहां पर गए हैं, अगरचे हमारे पास 2 और 2 4 की तरह तो नहीं है, लेकिन एक एनालिसिस के तौर पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि बिलाखिर इस नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे किया गया होगा। और आप देखें, मैंने अरब अखबारात को देखा है तो वहां पे जो बयानात दिए गए वो इस तरह के बयानात हैं जैसे बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ, इन मसाइल के ऊपर बात की। इसका मतलब है कि वो आपकी अनक्वेश्चन ओबीडियंस नहीं पाकिस्तान की तरफ से दी गई है, बल्कि और अनक्वेश्चन सपोर्ट भी नहीं दी गई है, बल्कि पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि फॉरेन पॉलिसी में जब आप किसी की सपोर्ट करते हैं तो किसी सपोर्ट लेते हैं। हमने यमन में इनकी सपोर्ट की, इन अ सेंस की, लिमिटेड की, लेकिन की। हमने इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में इनकी सपोर्ट की, हमने राहिल शरीफ साहब की शक्ल में उनकी सपोर्ट की, हमने इनकी फोर्सेस की ट्रेनिंग की शक्ल में, लॉजिस्टिक की शक्ल में, वेपन्स की शक्ल में सऊदी अरब की सपोर्ट की, हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, और पूरी दुनिया में हमने ये ऐलान किया कि हरमैन की हिफाजत को, जबकि हरमैन खतरे में थे भी नहीं, फिर भी हमने आले सऊद के लिए ये वर्डिंग यूज की कि हरमैन को कोई खतरा हुआ तो हम उसके लिए जाएंगे। आपने आल आउट उनकी सपोर्ट की, तो आपकी ये डिमांड बड़ी रीजनेबल है, लॉजिकल है कि आप कश्मीर के मसले पर उनसे ये तवक्को रखें कि वो आपकी हिमायत करें। लेकिन अगर फ्यूचर इस तरह का लग रहा हो कि यूएई और सऊदी अरब को जो है हिंदुस्तानी कॉलोनी बनाया जा रहा हो, वहां से पाकिस्तानियों को निकाल के इंडियंस को बसाया जा रहा हो, तो यकीनन इस पे फिर ये क्वेश्चन डेवलप होता है और पाकिस्तानी वजारत खारजा को उसके ऊपर स्टैंड लेना बनता है। और अभी तक जो पाकिस्तानी वजारत खारजा ने ऑफिशियली इस बयान को वापस नहीं लिया है, तो ये मुमकिन है चीजें कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन ये एक मैसेज बड़ा वाज़ेह चला गया है कि हमेशा से ये एक गुलामी वाला अंदाज नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक हम स्टैंड्स लेंगे, और ये उसका एक इजहार जो है वो किसी न किसी तरीके से हुआ है।
ठीक है, कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व बरकातहू। अली भाई, आपको और आपके मेहमान और व्यूज को प्यार और बड़ा सलाम। नजाकत हुसैन शाह बुकिंग से, अगर इजाजत दें तो आपके मेहमान से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली भाई, आपके मेहमान ने बहुत अच्छा तजिया किया है और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। आप अवेयरनेस देते हैं। अरबों की बात करते हैं तो मादरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कोई यूरोपियन था तो वो फेक, वो डमी नहीं होती, एंटी माइन डमी, वो इनको बेचता रहा। इनकी अकल तो ऐसी है। अफसोस होता है कि दुनिया की दौलत इनके पास है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। हम कोई जूते पड़ते हैं, फिर हम उस दौलत से गरीब यमनियों को बमिंग करते हैं। ठीक है, अब सवाल के लिए टाइम खत्म हो गया। सवाल ये है कि बात को मुख्तार करता हूँ कि आपके मेहमान से मेरा सवाल है कि अगर इन 3 ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान शामिल हों, और इनमें से भाई साहब से सवाल है कि आप किस मुल्क को तरजीह देंगे, किसको बेहतर समझेंगे कि ये मुसलमानों की रहनुमाई करे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी शाह साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। ये ब्रदर ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मेरे ख्याल में उसका जवाब ये है कि एक नेचुरल अलायंस डेवलप होना चाहिए जिसमें 4 ममालिक का एक अच्छा रोल हो सकता है, पाकिस्तान का, इराक का, तुर्की का और मलेशिया का। और ये 4 ममालिक जब मिल जाएंगे तो इफरातो तफरीद भी कवर हो जाती है कि एक के कुछ खास जज्बात तो और खास लगाव हैं और दूसरे के वो नहीं है। जब इस सतह के 4 ममालिक मिल बैठे, मैं समझता हूँ कि एक कलेक्टिव लीडरशिप इस वक्त डेवलप हो सकती है और उसके अंदर जो बड़ा पिविटल रोल प्ले करेगा, देखिए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इन तीनों के हवाले से डोमिनेट करती है। ईरान की इनकलाबी जो अफकार हैं और उसकी जो आइडियोलॉजी और रवश है वो दुनिया के करंट अफेयर में मुकाबला करने की बेहतरीन पॉलिसी दे सकती है। तुर्की के अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक अच्छा कंट्रीब्यूटर हो सकती है और मलेशिया का जाहिर डेवलपमेंट के साथ उनका जो इस्लामिक इश्यूज के ऊपर स्टांस है, जब ये मिल जाए तो किसी सदी भी इसमें कवर हो जाएगी और जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो भी मिलकर एक कलेक्टिव स्टैंड आ जाएगा और इस्लामिक यूनिटी भी उसके जरिए से नजर आ जाएगी। और ये डायरेक्टली उस तरह कम अज कम कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक बन जाए तो ये ब्लॉक जो है ना वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जा सकता है और ना ही वो किसी और के इन्फ्लुएंस पे जा सकता है। छोटे मोटे इश्तबात रह सकते हैं लेकिन ये कलेक्टिवली बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है इस उम्मत मुस्लिमा को लीड करने के लिए। ठीक है, अच्छा जो हरमैन का मामला है, जो अमूमन ये कहा जा रहा था कि भाई हरमैन का जो है और हरमैन जो है वो खतरे में है और ऐसा है साहब वैसा है, तो अब तो बाय रोड जो है वो एक्सेस दे दिया गया हरमैन के लिए। इस पर मकावमत की पॉलिसी क्या होगी? मकावमत के ब्लॉक में इस्लामी जमहूरी ईरान और उसके हवारी जो हैं उनकी जिस तरह के ताल्लुकात इसराइल के साथ है कशीदा तरीन, तो अब ये अरब ममालिक जब इन तमाम माहिदों में दस्तखत कर देंगे तो ईरान के ताल्लुकात जो अभी तक कम से कम एक आंख उन्होंने मिलने की रखी हुई थी, क्या अब दोनों आंखें मुख्तलिफ सिमत में फिरती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है मैंने जो चंद दिनों में मुतालियात किए हैं तो ईरान ने बहुत वाज़ेह तौर पे ये पोजीशन ली है कंडमनेशन के साथ साथ कि अब हमें यूएई के साथ अपनी रिलेशनिंग को, जो पहले हम एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर लेते थे, हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। स्ट्रेटेजिक रिव्यू का वर्ड यूज किया गया है, लिहाजा वो उसको रिव्यू करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि आइंदा इस खित्ते के अंदर अगर कोई इंतशार या कोई बड़ा सानिया जन्म लेता है तो क्लियर कट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएई के ऊपर होगी, क्योंकि यूएई सबब बनेगा इसराइल को डायरेक्ट इस रीजन के अंदर इस खास हॉट स्पॉट के ऊपर एक्सेस देने में। और तीसरी बात उन्होंने ये की है कि ये जो जियोग्राफिकल इस वक्त एक लिंकेज डेवलप होगा इसराइल के यहाँ पर आना, तो इस हवाले से हम जायजा ले रहे हैं और हम एक नई स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे कि ये जो थ्रेट है इसको कैसे काउंटर किया जाना चाहिए। और ये बात चूंकि ईरान में ज़ाहिर है एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से ये बयान आ सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तमाम हुकूमतें ये सोच रही हैं। पाकिस्तान वाज़े तौर पे इसराइल का निशाना है अपनी तमाम हिस्ट्री की बुनियाद पर कि जो उन्होंने मुख्तलिफ जंगों में अरबों के साथ खड़े होकर उनकी सपोर्ट करके इसराइल के मुकाबले में और
बाकायदा अपने पायलट्स के जरिए से, अपनी असिस्टेंट्स के जरिए से की है। और फिर जो पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की है एटॉमिक, पाकिस्तान एक बड़ा निशाना है इसराइल का, और पाकिस्तान इस लिहाज अच्छा, से बिल्कुल सेंसिटिव है कि बिल्कुल जब जाते जाते पाकिस्तान बिल्कुल जाते जाते एक जी सवाल, जी बिल्कुल जाते जाते एक सवाल इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल 1 मिनट मेरे पास सिर्फ रह गया। हिंदुस्तान का रोल यहां पर क्या देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के दोनों हाथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरब ममालिक जो है वो जाकर इसराइल की झोली में बैठ गए। क्या हिंदुस्तान को मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ उस्काया जा सकता है इसराइल की तरफ से? देखिए, हिंदुस्तान के, इसराइल के और अमेरिका के, इनका आपस में पहले ही अलायंस और या नेक्सस जो है वो बड़ा क्लियर था। कश्मीर की रेजिस्टेंस की मूवमेंट को तोड़ने के लिए इसराइली ब्लैक कैट कमांडोज यहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सलाहियतों के मुकाबले में इसराइल को इसको इंडिया को फैसिलिटेट और सपोर्ट करने के लिए ड्रोन्स की सूरत में, पायलट्स की सूरत में ये इसराइली सपोर्ट मौजूद है। अमेरिका सीपैक को काउंटर करने के लिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपना एलाई समझता है। तो इनका आपस में नेक्सस तो क्लियर है, लेकिन अब ये नेक्सस एक्सपैंड हो गया है अरब के अंदर कि अमेरिका की एलाई तो वो थे, सऊदी इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी वहां पर मौजूद था, लेकिन पहले जो मौजूद नहीं था यानी एलानिया, जाहिर है बड़ा फर्क होता है। पहले आप एक चीज छुप छुपा के करते हो तो वो आप एक मिनिमम लेवल पे कर सकते हो, उसकी 1000 तरह की मुश्किलात और उसकी आपको मैनेजमेंट में चीजें देखनी पड़ती हैं। जब आपने एक चीज खुल खुला के करनी है तो फिर आपके लिए बहुत सारी जो हदूद कयूद है वो खत्म हो जाती हैं। तो अब इसराइल जो है वो एलानिया तौर पे जब इस रीजन के अंदर आ जाएगा तो जाहिर है कि ये एक नया अलायंस जो है वो डेवलप हो रहा है, और इसकी नेचर के अंदर ये है कि पाकिस्तान इसके मुकाबले में खड़ा होगा, क्योंकि जहां इसराइल खड़ा होगा पाकिस्तान वहां नहीं रह सकता। ये नेचुरल एक दूसरे की अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट कुतब में अंदर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह ताला इसका एक अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि इस खित्ते में एक नया रीजनल ब्लॉक डेवलप करेगा, जिसमें चाइना बैठा होगा, जिसमें ईरान होगा, जिसमें रशिया हो सकता है, और ये रीजनल ब्लॉक जो है वो ग्रेजुअली मजबूत होके ये अपने मफादात को भी डिफेंड करेगा, और इंशाल्लाह ताला ये अमेरिका, इसराइल और जो इनका इंडियन नेक्सस है उस नेक्सस का भी अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं, आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहल बैत टीवी को दिया। बहुत शुक्रगुजार नाजिर अब्बास शिराज़ी साहब आपके। जज़ाक। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे मरकजी रहनुमा MWM जनाब नासिर अब्बास शिराज़ी साहब को इस्लामाबाद लाहौर पाकिस्तान से। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तितामी मरहल की तरफ कामज़न है और चंद लहज़ात के बाद हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। हमने पूरी कोशिश की कि अपने वक्त में रहते हुए जो भी खित्ते के मामलात हैं जिसके अंदर तेज़ी के साथ तब्दीली ईजाद हो रही है वो आपके अज़ान आलिया तक पहुँचाएँ, आपको अपने साथ अपडेट रखें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो आप अज़ादारी भी करेंगे और साथ में जो है वो इन तमाम